नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक। दिस इज आदित्य चिंद। कल एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश के अंदर। वैसे भी यूनुस की जमीन के तले से सॉरी पैरों के तले से जमीन खिसकती रहती है। कल एक बड़ा मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां देख के भैया अब यूनुस को भी बोलना शुरू हो गया, ये तो साजिश हो रही है हमारे अगेंस्ट। रा नहीं बोला, चलो ठीक है, अभी तक पूरे पाकिस्तानी बने नहीं है, लेकिन साजिश का नाम ऑलरेडी इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। हुआ क्या? हुआ ऐसा कि बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट के अंदर जो इनका मेन बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर मिनिस्ट्रीज और ये सब होती हैं, वहाँ पर लग गई आग। और एक बिल्डिंग नंबर 7 है जिसके अंदर छठे से 9वें फ्लोर के ऊपर आग लगी। भैंस की आँख नीचे नहीं लगी, ऊपर नहीं लगी, छठे से 9वें फ्लोर के बीच में आग लग गई। और एक बड़ा हाई पावर्ड सा पैनल इन लोगों ने सो कॉल्ड वहाँ पर बनाया है, जिसमें कहते हैं कि साहब हम देखेंगे कि इसमें किसकी साजिश हुई है और कौन हमारे अगेंस्ट में ऐसा खेल खेल रहा है और कौन बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश करता है और कौन बांग्लादेश पे हमले करने की कोशिश करता है। तो ऐसी भी बातें हुई। बट इंसिडेंट के बारे में बात करें कि भाई 6 से 8 घंटे लग गए इन लोगों को टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। अब देखिए वहां पर ऑफिस है तो पेपर होगा, फाइलें होंगी, चीजें होंगी वहां पर, तो वो तो ऑब्वियसली जलेंगी। फर्नीचर होगा, कर्टन होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी, वो तो पूरा जलेगी और जब तक पूरी तरह से राख नहीं होगा तब तक जलेगी जलेगी। जो आग लगी वो 3 स्पॉट्स में लगी एक साथ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भैया 3 स्पॉट्स में एक जगह एक साथ आग लगी, छठे और 9वें फ्लोर के बीच में। और ये लगी करीब 1:30 बजे रात को, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ये आग ही बुझा रहे थे, इनसे कुछ हुआ नहीं। 19-20 वहां पर फायर टेंडर्स आ गए, उसके बाद भी आग को कंट्रोल में रहना इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। स्टेटमेंट्स के हिसाब से आसिफ महमूद सही सजीब भुइयां करके एक बंदा है, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर है। उसने बोला कि साहब ये शेख हसीना के जितने लोग हैं ये कंस्पिरेसी करते हैं और ये जिस तरह से एक्टिविटीज इनकी चल रही है इसमें तो पूरा पूरा शेख हसीना का स्टैंप लगा हुआ है। भैया बोलते हैं ना, जज जूरी एग्जीक्यूशनर एक ही झटके में उसने लगा दिया। और ये बोला क्यों? कि कहता है भाई जितने सारे डॉक्यूमेंट डैमेज हो गए और जितने भी डॉक्यूमेंट थे, क्योंकि इसके अंदर बाय द वे ये जो बिल्डिंग नंबर 7 है इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज थी, पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स एंड यूथ की मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ऑफिस थी, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री थी, एज इफ दे हैव एनी, लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री थी, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव्स की मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थी, कैचर यहां पर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिजेस थे, और भी छोटी छोटी और जो सब्सिडरी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर थी। ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर काफी हद तक अवामी लीग की शेख हसीना के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे और जितने भी लाखों करोड़ों टका टका टुका वो लेके गई हुई है, उसके सारे पेपर वर्क यहाँ पर इन मिनिस्ट्रीज के अंदर थे। और जहां की इसी जगह पे आग लगी है तो भैया किसी की साजिश तो हुई होगी, तभी इस जगह पे आग लगी है और सारे पेपर के ऊपर सारे जल के राख हो गए। और यहां तक कि ये भी समझ में आया कि जब ये फायर इंजन भी पानी वानी फेंक रहे थे तो और जो बचे बुचे पेपर थे वो भी बर्बाद हो गए, क्योंकि पूरे गीले हो गए वो। तो देखिए अभी चक्कर क्या है। अब देखिए फेस वैल्यू पे लगता है तो भाई सैबोटाज जैसा कुछ लगता ही है। छठे से 9वें फ्लोर के बीच में आग लगी और 7वें 8वें 9वें फ्लोर के ऊपर काफी जबरदस्त डैमेज है। छठे के ऊपर तो है ही है, बट 7वें 8वें 9वें, क्योंकि देखिए आग ऊपर की तरफ चलती है तो उसमें तो भैया पूरी तरह से राख हो रखा है। और फनी थिंग इज कि लोग बोलते हैं कि साहब ये तो साजिश है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया बिल्डिंग में इतनी ऊपर आग लग सकती है और कहीं ना लगे। ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ऐसे काफी सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी इन लोगों ने बनाई है जिसको 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। और जो बेसिकली इनका रिप्लाई है कि भैया किस तरह से सैबोटाज हुआ है हमारे साथ। और आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये लोग आके सैबोटाज ही बोलेंगे, भैया देखो साजिश होगी हमारी हमारे साथ। और अगर ये ज्यादा पाकिस्तानी बन गए तो बोलेंगे राह की साजिश होगी। तो आप देख लीजिए वहां पर फिर एक स्टेटमेंट आया काफी। ये जो इनके जो एडवाइजर्स हैं आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम और ये लोग जो जिनके भी ऑफिसेज हैं यहाँ पर, ये जो स्टूडेंट लीडर टाइप है, इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए कि देखिए यार दिस मे हैव बीन प्लान्ड। ठीक है, क्योंकि फायर ऐसी जगह पे उड़ा है, ऐसे कभी ओरिजिनेट नहीं होती, ऐसे कभी शॉर्ट सर्किट होता है, होता भी है तो ऐसे आग नहीं लगती। ये वो सारे फायर एक्सपर्ट बन चुके थे कल बांग्लादेश के अंदर। तो ये बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ। और देखते हैं होता है क्या, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर शेख हसीना के सारे डॉक्यूमेंट वहां पर जल गए तो भैया हो गया काम फिर आपका। भारत में वापस आते हैं। जो दिल्ली में आपने देखा कि एक क्रैकडाउन हुआ बड़ा जबरदस्त, जहां पर एक नेटवर्क तोड़ा गया। उसके अंदर मेरे को तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसा लगता है कि साहब पूरी तरह से एक सोने की खान मिली है। यहां पर पता चला कि साहब छापने की मशीन्स,
वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये वो छापने की मशीन्स है। नाउ यहाँ पर एक सवाल मेरा बनता है जो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए फेक वोटर आईडी, फेक आधार कार्ड तो आप बना लो, समझ में आता है। बट उसकी रजिस्ट्री कौन कराता था? वोटर आईडी को आप बना के डॉक्यूमेंट प्रिंट करके तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, समझ में आता है वो। लेकिन यार वोटर आईडी को रजिस्टर कौन कराता था और ये रजिस्ट्री कराने वाले कौन लोग थे और कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के थे और किस किस पॉलिटिक्स का इसके अंदर हाथ है? ये सवाल एक बनता है जो हमको इसका जवाब हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यार आईडी प्रिंट करने के लिए तो यार आप और हम भी कर लें, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अच्छी ना बने, गंदी बने, ये वो जो भी अलग चीज़ है, वो क्वालिटी के ऊपर डिस्कशन अलग है। लेकिन यार वो आईडी वैलिड तभी होगी ना जब वो गवर्नमेंट में जाके रजिस्टर होगी और रजिस्टर तो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ के अंदर बड़े एक्टिव थे। आप आम आदमी पार्टी के अमनुल्लाह खान ने तो बोला है कि भैया हम तो करते थे, खुले में बोला उसने ये चीज़। टीएमसी के एक प्रवक्ता ने बड़ा ओपनली बोला कि जी हम तो यही करते थे। तो ये 2 स्टेट्स के अंदर तो ऑब्वियसली डाउट है ही है और भी किसी स्टेट्स के अंदर भी डाउट होगा क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स में तो बहुत लोग खेलते हैं। तो इनकी रजिस्ट्री कौन कराता था और वो क्या नेक्सस है उसको तोड़ने की ज़रूरत है और उसपे जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए इधर-उधर बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। अब मैं उनके ऊपर इतना बात नहीं करूँगा क्योंकि यार छोटे-छोटे नंबर्स में 3 पकड़े, 2 पकड़े इधर-उधर इट डज़न्ट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। जो मैं काफ़ी टाइम से बोलता रहता हूँ जब तक नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और नेक्सस के ऊपर मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। कल महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 17 बांग्लादेशी ऐसे उठाए जो एक और नेक्सस चला रहे थे फेक आईडीज़ का। और जैसी एटीएस बीच में आता है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया देयर इज़ अ टेररिज्म एंगल टू इट, देयर इज़ अ क्वाइट अ डिफरेंट एंगल टू इट, तभी ये टेररिज्म वाली पुलिस जो आती है, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं तो लोकल पुलिस नॉर्मली जाके अरेस्ट वरेस्ट करती है इनको बांग्लादेशियों को, उसके अंदर टेररिज्म का एंगल नहीं निकलता। बट जहाँ पे भी आपको एटीएस, ईडी, एनआईए और ये चीज़ें दिखे, वहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार यहाँ पर क्या प्लान प्लान कर रहे थे क्योंकि जैसे आपको पता ही है, अंसरुल इस्लाम के जो बंदे इन लोगों ने पकड़े हैं, अंसरुल बांग्ला ए इस्लाम व्हाटएवर जो भी एबीटी या व्हाटएवर देयर अंसरुल बांग्ला टीम अपने आप को बोलते हैं, सॉरी। उनके जो बंदे पकड़े हैं, उनका कार्यक्रम क्या था कि वो चिकन नेक के अंदर ब्रिज-विज उड़ाने थे। आरएसएस के और हिंदुओं पे अटैक्स करने थे, वहाँ पर थोड़ा-सा कम्युनल टेंशन बढ़ाने की इनकी कोशिश थी और ये चीज़ें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, एक पूरा नेक्सस उधर पे भी टूटा है, नॉर्थ बंगाल के अंदर। लेकिन फनीली स्पीकिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि भई पॉलिटिक्स कैसे चलती है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि कौन-सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, जिन्होंने इनको सपोर्ट करा और इनकी रजिस्ट्री कराई। सबसे पहले तो मैंने आपको आम आदमी पार्टी के बारे में बताया। मैंने आपको बताया एआईटीसी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसके बारे में बताया। एक और पार्टी अभी बाहर निकली है, खैर हमारी जो दूसरी मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो तो बड़ी चुप्पी-सादी बैठी है। बट एक और पार्टी निकली सीपीआईएम, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो एक एक इल्लीगल बांग्लादेशीज़ को के बच्चों को स्कूल में रजिस्ट्री होने से एक जो लॉ बनाया है और बोला है कि भाई साहब ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी और कोई पकड़ा गया तो स्कूल को बंद कर देंगे हम लोग। ऐसा तक धमकी वहाँ पर दिल्ली की गवर्नमेंट ने दी है। अब दिल्ली की क्या वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से दी है। तो इसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि ना, ना, ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप चीज़ हटाइए, आप कैसे इल्लीगल बांग्लादेशीज़ को स्कूल नहीं जाने दे सकते। ये है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का नज़रिया। तो ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि साहब यहाँ पर पॉलिटिक्स बड़ी ज़बरदस्त इन्वॉल्व है। राइस के ऊपर मैं आखिरी में बात करूँगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और इंसिडेंट हुआ जहाँ पर ये लोग भैया रिलीजियस हार्मनी के बारे में बात करते हैं और जिस तरह से दोनों अभी वो व्हाइट हाउस के बीच में और यूनुस के बीच में कन्वर्सेशन हुई कि साहब नहीं, हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की काफ़ी ये करेंगे, वो करेंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे। त्रिपुरा कम्युनिटी बंदरबन बांग्लादेश के अंदर त्रिपुरा एक कम्युनिटी है, इट्स नॉट द स्टेट, वहाँ से जो लोग इस तरफ रहते हैं उनको त्रिपुरा कम्युनिटी बोलते हैं। बंदरबन बांग्लादेश के अंदर कल 19-20 घर जला दिए गए और उसमें से 17 हाउसेस किसके थे? क्रिश्चियंस के थे। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी समझ में आती है कि भई क्रिसमस डे पे आप आके क्रिश्चियंस के घर जलाते हो, तो ये ऑब्वियसली एक कम्युनल वायलेंस स्टोक करने की कोशिश है। और जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, हमको भी पता चलता है कि भैया ये क्या है। तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिस तरह से काम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर और एक स्टेट सैंक्शन काम है, इस पे दुनिया तो चुप्पी-साधी बैठी है, लेकिन भारत की तरफ से तो ऑब्वियसली एक-एक चीज़ को हाइलाइट किया जा रहा है, कि साहब देख लो, आप तो हम तो हिंदुओं के बारे में बात कर रहे थे, अब तो क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, अब बोलो क्या करोगे? आर्च बिशप जो थे ढाका के, उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई थी कि साहब मैं सर्विस-वर्विस नहीं कर सकता अपनी संडे को क्योंकि मेरे को बड़े सारे थ्रेट्स आते हैं। उसके बाद उसको थप्पड़-थप्पड़ मार के उससे बोला नहीं, नहीं, नहीं कोई थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, तो उसको उसके साथ भी काफ़ी अत्याचार हुआ था।
उसके बाद उसने आके स्टेटमेंट दिया था, नहीं, नहीं कोई थ्रेट नहीं है। फनीली स्पीकिंग कल रोहिंग्या का एक कैंप है जो बेसिकली चिटागोंग एरिया के अंदर है, वहाँ पे भी आग लग गई, करीब 500 लोगों के घर-वर जल गए उधर पे। तो देखिए, आप जब कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेगा, ये चीज़ तो इनको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अभी तक आई नहीं है बांग्लादेशियों को, कि साहब आप अगर किसी की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे टारगेट करोगे, तो आपके साथ जो रिलीजियस लोग रहते हैं और आपके जो करीबी रिलीजियस लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स होंगे। अब वो किसने करा, क्या करा, किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ पर आपको पता ही है अराकान के साथ इनका झगड़ा चल रहा है। झगड़ा भी चल रहा है और सुनने में आया है कि बांग्लादेशी आर्मी बड़ी डेस्परेटली उनसे बात करने को भी पीछे पड़ी है, "सर बात कर लो हमसे, सर बात कर लो।" और ये उसके पीछे है जब इनका जो इनका होम मिनिस्टर था पहले और जो भी इनका सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने तो बोला था कि साहब अराकान आर्मी एक एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है, हम इससे बात नहीं कर सकते। अब भीख माँग रहे हैं कि भैया बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। और यहाँ पर देखिए भई यूनिस की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपॉइंटमेंट हुआ। हिज़्बुल तहरीर का एक फाउंडर मेंबर नसीमुल गानी को अब बना दिया गया है होम सेक्रेटरी। तो बोलते हैं ना जिहादी लैंड, बांग्लादेश को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, बोलना चाहिए अपने आप को जिहादी लैंड। और जो इस्लामिक कैलिफेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं, जहाँ पर यूनिस अपने आप को खलीफ डिक्लेयर करेगा, भैया कर लो, खत्म करो। और ये भाई, ये जो नसीमुल घानी है, ये हिज़्बुल तहरीर जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इन मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ये इसका फाउंडर मेंबर है। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि यूनिस सरकार चला रहा है, ये चीज़ तो हमको बिल्कुल भी समझ में आनी चाहिए कि यूनिस के ना उसके हाथ में कुछ था, ना है, ना रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ बड़ी-बड़ी क्लियर है। अब आते हैं भारत के चावल के ऊपर। काफ़ी इसके ऊपर कल गुस्सा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। देखिए ऑन द फेस ऑफ इट मैंने कल रात को भी बोला, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये चावल वहाँ पर गए हैं। मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि भैया आई डोंट एग्री विद दिस डिसीजन एट ऑल। इमोशनली स्पीकिंग हमारे हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है और आप इनको चावल खिला रहे हो। ये क्या बात हुई? ये क्या कैसी कौन-सी जियोपॉलिटिक्स है कि जहाँ पर आप ऐसे काम करोगे? लेकिन ये बोलने के बाद ये तो ऑब्वियसली एक इमोशनल रिएक्शन है। एक एनालिस्ट के तौर पे मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आपके सामने बैठना है तो मैं इमोशंस थोड़ी डिस्प्ले करूँगा। आपके सामने मुझे बैठना है एक एनालिस्ट के तौर पे और मुझे आपके साथ एनालिसिस करनी है। क्या ये कोई लॉन्ग टर्म गेम है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी गेम होगी, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी तक तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है। हैविंग सेड दैट जयशंकर जी ऑब्वियसली इस टाइम पे यूएसए के अंदर हैं और कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और अगर कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, क्या ये चावल उसके पार्ट हैं कि नहीं है? ये हमको देखना पड़ेगा आगे जाके। देखिए, हमको हमेशा सोचना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन हुआ है क्योंकि वो लेट गई है कि कुछ और प्लान है? अगर लेट गई है तो शर्मनाक बात है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। अगर कुछ और बात है तो क्या है? इसके ऊपर हमको थोड़ा-सा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या ये नेबरहुड और रीजन को एक मैसेज है कि देखिए जो मर्ज़ी हो हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं हम उसको राज़ी करेंगे, हम आगे जाएँगे? सागर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये सब जो भी चीज़ें हैं आपकी, क्या ये उसके ऊपर कमिटमेंट है? क्या ये उसके ऊपर कमिटमेंट है कि साहब देखिए अगर यहाँ पर हम ना खिलाएँ तो ये हिंदुओं को और मारेंगे, तो ये तो भैया ब्लैकमेल हो गया। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, मैं आई एम जस्ट पुटिंग ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल। आई डोंट नो व्हाट एक्ज़ैक्टली हैज़ हैपेंड और ये डिसीजन क्यों लिया गया है। मेरे हिसाब से तो कुछ आया नहीं है मेरे मेरे साथ सामने। बट अगर हमको इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी तो मल्टीपल फैक्शंस को इसके अंदर लेके फिर जाके देखना पड़ेगा है क्या। इसके ऊपर कल रात को काफ़ी डिटेल में मैंने बात करी और यही चीज़ों को काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया था। किसी को देखना है तो वो शो ज़रूर देखिएगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट नैरेटिव के हिसाब से इट्स अ पिस पुअर नैरेटिव एंड आई डोंट एग्री विद इट। उनको जहाँ मर्ज़ी से लेने दीजिए यार। कहीं न कहीं तो आपको डंडा दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। हाँ, ठीक है आप डंडा कहीं और दिखा रहे हो, वो बात भी चलेगी। बट समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू शो द स्टिक टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। अब क्या ये स्टिक एक सॉफ्ट कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है कि क्या है, ये मुझे नहीं पता, ओनली टाइम विल टेल। मालदीव्स के ऊपर भी ऐसा ही फीडबैक आया था। जब मालदीव्स को खाना गया था, बहुत लोग गुस्सा हुए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट इन द लॉन्ग टर्म वी रियलाइज कि भाई मालदीव्स फ्लिप बैक हो गया। हैविंग सेड दैट आई डोंट सी दैट हैपनिंग फॉर बांग्लादेश। जिस तरह से जहाद और ये सब चीजें उस जगह पे फैला हुआ है, टू कम बैक टू रियलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। बट लेट्स सी, गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज नेवर ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑलवेज अ शेड ऑफ ग्रे। लेट्स सी आगे होता है क्या। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। दोपहर में मिलेंगे कार्तिक गौर जी के साथ थोड़ी देर में।
जो हमको एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है अपना नजरिया देंगे और रात को हम मिलेंगे क्रैकडाउन के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।